सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, बेटा नमक कहानी आजकल हमारी पढ़ाई जा रही है। नमक कहानी जिसकी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर हैं, जिसमें कि बेटा भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित एक जो मार्मिक दर्द है वो बताया गया है। बेटा हम इस कहानी में वहाँ तक पढ़ चुके थे, पेज नंबर 150, पेज नंबर 150, जहाँ पर कि सफिया लाहौर पाकिस्तान में अपने सामान की पैकिंग कराने के बाद प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई है वापस हिंदुस्तान आने के लिए। और उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है, लाहौर पाकिस्तान से नमक की पुड़िया यानी कि नमक सौगात के रूप में नमक को ले आना, वो किसकी इच्छा थी? सिख बीबी की। तो सिख बीबी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह तत्पर है, उत्सुक है, और उसकी वतन के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। बेटा आज आप कहानी में एक नया मोड़ आपको देखने को मिलेगा। इस कहानी में अब आपको आगे यह पढ़ने को मिलेगा कि सफिया के मन में अब यह विचार आता है धीरे धीरे कि मैं क्यों ना इस नमक जो एक सौगात है, भेंट है, प्रेम का प्रतीक है, वतन का प्रतीक है, इसको मैं खुले आम ले जाऊंगी। और ऐसा ही वो आगे करती है, और ऐसा होने में वह सफल भी होती है। यानी कस्टम वाले उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उसके सौम्य व्यवहार को देखते हुए एक तरह से उसे ले जाने की इजाज़त देते हैं। आज हम कहानी में वही पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं बेटा पेज नंबर 50 पे, लास्ट सेकंड पैराग्राफ है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। वेटिंग रूम मानी जो प्रतीक्षा रूम होता है जहाँ पर इंतजार करते हैं यात्रीगण। दिल्ली तक का, दिल्ली में दिल्ली, ये मैं लाइन पहले भी पढ़ चुका था, फिर बता रहा हूँ आपको। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। कौन टहल रहा था? सफिया का भाई, जो कि स्वयं एक पुलिस अधिकारी है। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह मनी सबसे नीचे मैं किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब वो अंदर चाय पी रही है, कौन? सफिया। तो अपने मन में उसके सवाल है, वही सोच रही है। निगाहें बोलते हैं ध्यान। वह बार बार उसी ओर ध्यान लगा रही है, उस सामान की ओर जहाँ पर उसने नमक रखा हुआ है, नमक की पुड़िया रखी हुई है। और वह अपने मन ही मन सोच रही है आसपास न जाने कितने लोग इस प्लेटफॉर्म पे जो जाने को तैयार हैं, लेकिन केवल मैं ही जानती हूँ कि उस किनुओं की टोकरी के सबसे नीचे नमक की पुड़िया है। ऐसे उसके मन में विचार आता है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई, और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। मैंने कहा था, आपको अभी शुरू में ही कहा था। अब आगे कहानी में नया मोड़ आता है, परिवर्तन आता है। वह मन ही मन यह निश्चय कर लेती है। जैसे उसका सामान कस्टम पर जांचने के लिए निकाला गया, उसे एक झिरझिरी सी आई, थोड़ा सा उसके अंदर से नया उत्साह आया कि मैं अब इस जो मोहब्बत का तोहफा है, प्रेम का तोहफा है, इसे मैं चोरी से नहीं ले जाऊंगी। आगे क्या होता है बेटा? नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। तो उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि मैं उस नमक की पुड़िया को कस्टम वालों को दिखाऊंगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली। अब देख रहे हैं, जिस नमक की पुड़िया को बेटा वो बार बार छिपाते जा रही थी कस्टम वालों के डर से, अब उसने उस नमक की पुड़िया को निकाला और अपने हैंडबैग में रख दिया, जिसमें पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जहाँ पर उसके पैसे इत्यादि थे, पासपोर्ट था, वहाँ पर उसने उस नमक की पुड़िया को भी रख दिया। यही इस कहानी में परिवर्तन आता है। बहुत अच्छा प्रसंग, आगे ध्यान दें स्टूडेंट्स। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी, मतलब आगे बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था, मतलब उस सामान की वहाँ पर जांच हो रही थी। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म। फिर बेटा शब्द रिपीट हुआ है, जिस्म पहले भी आया था, पाठ के प्रारंभ में भी आया था। जिस्म यानी शरीर के लिए बोलते हैं। खिचड़ी बाल, मतलब कि घुंघराले बाल थे, आधे काले थे, आधे सफ़ेद थे, उनको बोला गया घुंघराले बाल, वो खिचड़ी बाल। आंखों पर ऐनक, चश्मा लगा हुआ था। कौन थे वो? कस्टम अधिकारी थे।
वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर कुछ जंच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लेखिका में बता रही हैं कि वो जो कस्टम अधिकारी थे थोड़ा शरीर से दुबले पलते थे, इसलिए उन पर वो वर्दी ज़्यादा जच नहीं रही थी और सफिया ने उनसे बात करने की इच्छा जाहिर प्रकट की। हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछा? क्या वार्तालाप वहाँ पर मौजूद कस्टम अधिकारी और सफिया के बीच में होता है, ये हमें लेखिका बता रही हैं। उन्होंने नज़र भर कर उसे गौर से देखा, बोले, फरमाइए। किसने बोला ये बोला बेटे वहाँ पर मौजूद कस्टम अधिकारी ने। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप लिखा, आप डॉट 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 लिखा है स्टूडेंट्स, यानी कि इन दोनों के बीच में वहाँ पर जो कस्टम अधिकारी है उसके और सफिया के बीच में अब संवाद हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने भी पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। किसने? कस्टम अधिकारी ने। मेरा वतन दिल्ली है। क्या जवाब दिया उसने? मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही की तरफ मालूम होती हैं। ये किसने बोला? उस कस्टम अधिकारी ने बोला कि आप ही तो हमारी की तरफ मालूम होते हैं, मैंने आचरण से, व्यवहार से, अपने अजीजों। फिर बेटा शब्द रिपीट हुआ है, ये शब्द पहले भी पाठ में आया था। अजीज बोलते हैं प्रिय लोग। अजीज मनी प्रिय। अपने अजीजों से मिलने आई होंगी, ऐसा वहाँ पर मौजूद कस्टम अधिकारी ने बोला। किससे? सफिया से, कि आप भी यहाँ पर अपने प्रिय लोगों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। किसने बोला? सफिया ने बोला। अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको डॉट डॉट लिखा, मैंने उसने फिर बोला है कि आपको भी तो शायद इधर आए, मैंने उसने भी पूछा होगा कि आपको भी इधर आए हुए काफ़ी समय हो गया होगा। जी, जब जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है, ऐसा उस कस्टम अधिकारी ने बोला। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता, स्टूडेंट्स फिर वही पुराना शब्द है, आहिस्ता आहिस्ता मानी धीरे धीरे। पाठ के प्रारंभ में शब्द आया था बेटा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उसको सब कुछ बता दिया। यानी कि यहाँ पर सफिया के द्वारा उस कस्टम अधिकारी को सारा वृतांत, सारी कथा पूरी बता दी गई, सच्चाई बता दी कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रही हूँ। मैं यहाँ से नमक जो कि ले जाना गैर कानूनी है, पर मैं उसको सौगात के रूप में जो सिख बीवी ने मंगाया है ले जाना चाह रही हूँ। सारी कथा बता दी। अब आगे बेटा क्या होता है कहानी में, ध्यान दें। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया। किसने उठाया? कस्टम अधिकारी ने। अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है, कानून हैरान रह जाता है। पूरी लाइन को अंडरलाइन कर दें। अब आप देख रहे होंगे कहानी में शुरुआत में, बीच, मिड में कि बहुत ही समस्या आ रही थी, नमक को कैसे लाया। यहाँ पर खुद अब कस्टम अधिकारी ने उस नमक की पुड़िया को निकाला और फिर से उसको लपेटा दोनों हाथों से और उस नमक की पुड़िया को सफिया के बैग में रख दिया। फिर क्या बोला कि मोहब्बत क्या है? वो नमक की पुड़िया, मोहब्बत प्रेम का प्रतीक है, वो सौगात है, भेंट है वो। ऐसा बोला कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है, कानून है। यानी इस आपके वतन के प्रति जो अपार प्रेम है, इस नमक के प्रति जो प्रेम है, उसके सामने तो कस्टम भी यानी कानून भी हैरान हो जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे। क्या बोलने लगे वो? जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। कहाँ है जामा मस्जिद? दिल्ली में है। और उन खातून को, खातून बोले श्रीमती के लिए बोला गया बेटा। ये श्रीमती जी कौन है? सिख बीबी हैं। अब वो कस्टम अधिकारी क्या बोल रहा है? उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। ये शब्द भी फिर रिपीट हुआ, रफ्ता रफ्ता मैंने धीरे, ये शब्द भी पहले आया था बेटा, रफ्ता रफ्ता मैंने धीरे धीरे। उन कस्टम अधिकारी ने, उस कस्टम अधिकारी ने भी यहाँ पर वही बोला कि आप जाइए और नमक देते समय उन सिख बीबी को, उन श्रीमती जी को, उन खातून जी को ये कहना कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन है। ऐसा उस कस्टम अधिकारी ने बोला और बोला आगे सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे, क्योंकि अब आगे किसकी ड्यूटी है, कौन सा कस्टम अधिकारी आएगा, ये आगे पाठ में पढ़ेंगे बेटा, ध्यान दें आगे।
प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, किसके? सफिया के भाई रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों, माने प्रेम भरी नजरों बेटा, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए ओंठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। सरहद मानी सीमा के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर देखना, उसके दोस्त रिश्तेदार उसको छोड़ने के आए थे, प्रेम भरी नजरों से देख रहे थे, किसको? सफिया को। और माहौल थोड़ा सा क्या है? दुखदाई है। दिखा नहीं यहाँ पे, ठंडी सांसों और भिजे हुए ओंठों को, मन जो उसको छोड़ने के लिए यहाँ पर आए होंगे उनका थोड़ा रुआसा भाव भी हो रखा है, रोने का भाव भी हो रखा है। वो अपनी बहन को विदाई दे रहे हैं। और आगे लेखा में बता रही हैं कि रेल जो है सरहद की तरफ बढ़ी, मानी पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए आने शुरू हुई। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी। अब अटारी वो स्थान है जहाँ पर पाकिस्तान की पुलिस उतर जाती है और हिंदुस्तान की पुलिस सवार हो जाती है। यही हमारे लेखिका में बता रही हैं। हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। सफिया के मन में सवाल आ रहे हैं फिर उस रेल में बैठते हुए कि कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ से लाहौर शुरू हुआ, कहाँ अमृतसर शुरू हुआ, ये क्या है। आगे उसके मन में क्या कह रहा है, क्या क्या वो सोच रही है। एक ज़मीन थी, माने दोनों मुल्कों की एक जैसी ज़मीन थी, एक जबान थी, एक ही जैसी वाणी थी, एक सी सूरतें और लिबास माने पहनावा, एक सा लबो लहजा माने बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका और अंदाज थे। गालियाँ भी एक सी ही थी जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। यहाँ तक कि लेखिका में बता रही हैं सफिया के मन में ये भाव उमड़ रहे हैं। एक जैसे पहनावा है, एक जैसे लिबास है, एक जैसे वाणियाँ हैं, इवन गालियाँ भी एक जैसी हैं। बस मुश्किलें सिर्फ इतनी थी, भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। यानी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर का कहने का तात्पर्य ये है कि जो दोनों तरफ के कस्टम अधिकारी थे उन दोनों का आचरण व्यवहार एक जैसा था। अंतर सिर्फ इतना था कि दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें थे जो अपनी वतन की रक्षा के लिए तैयार रहते थे, मुस्तैद रहते थे। आगे बेटा क्या होता है कहानी में, अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। अब फिर अमृतसर में कस्टम वाले क्या कर रहे हैं, सामान की जांच कर रहे हैं। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। अब वहाँ पर भी जहाँ अमृतसर में जो सामान की जांच हो रही है वहाँ पर भी वो जो नौजवान कस्टम अफसर है, वो जो सूरत से बंगाली लग रहे हैं, वहाँ पर भी सफिया उनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करी। उसने बोला है मेरे पास थोड़ा नमक है, जैसा उसने अटारी से पहले बोला था वैसे यहाँ पर भी वो बोल रही है। अमृतसर में क्या बोल रही है ध्यान दें बेटा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। जैसा उसने अब तक कहा था वैसा ही उसने अमृतसर में भी उस पुलिस जो कस्टम अधिकारी है उसको सब कुछ बता दिया। सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर कुछ सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले इधर आइए ज़रा। अब क्या बोला उस कस्टम अधिकारी ने वो पढ़िए बेटे ध्यान से। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा इनके सामान का ध्यान रखिएगा। यानी वह कस्टम अधिकारी भी एक तरफ से सफिया के सामान की मदद कर रहे हैं, उसने भी अपने जो अधीनस्थ उसके कस्टम अधिकारी थे उनको बोल दिया है इनके सामान का ध्यान। किनके सामान का? सफिया के सामान का। प्लेटफॉर्म के सिरे पर, सिरेबंद एक किनारे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई, दाखिल में प्रवेश होते। अब उनके जो है थोड़ा सा चाय वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं वो पुलिस का, यहाँ पर थोड़ा सफिया डर जाती है। वे मुस्कुराकर बोले आइए आइए ना। कौन बोले? वो कस्टम अधिकारी। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और फिर बोले बैठिए। जैसे सीट को झाड़ा और बोले बैठिए। अब क्या कहा उन्होंने बेटा ध्यान दें आगे। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने उस पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? अब यहाँ पर बेटा आप देखें,
यहाँ पर उस कस्टम अधिकारी ने सफिया के स्वागत के लिए, उसका वेलकम करने के लिए उसके लिए चाय मंगानी चाहिए। उस पुलिस वाले को ऑर्डर दिया और सफिया को लगा कि कुछ मामला गड़बड़ न हो जाए, इसलिए वो थोड़ा वो डरने बैठ, लिखा है ना, पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी, वो थोड़ा डर गई। अब क्या होता है कान में, ध्यान दे बेटा, 2 चाय लाओ। उस कस्टम अधिकारी ने उस पुलिस वाले को क्या बोला कि 2 चाय लाओ। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। सफ़ा माने पेज। एक डायरी निकाली उन्होंने, मेज की दराज खींची और एक किताब निकाली। उस किताब में क्या था, अब वो पुराने दास्तान, पुरानी कुछ भेंट थी लिखी हुई, उसको बताते हैं सफिया के सामने। बाएं और नजरुल इस्लाम, बोले बांग्लादेश के क्रांतिकारी कवि हुए नजरुल इस्लाम जी, बांग्ला के क्रांतिकारी कवि हुए हैं ये। तस्वीर थी, उनका दृश्य चित्र था वहाँ पर, और टाइटल वाले माने जो ऊपर शीर्षक था, सफ़े बोलते हैं कागज़ पर, पृष्ठ पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम, बड़े शमसुल इस्लाम जो है बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध पोएट हुए हैं, कवि हुए हैं। सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946, उस किताब में ये लिखा हुआ था। जो पुलिस, जो कस्टम अधिकारी है, उस कस्टम अधिकारी ने उस समय सफिया को दिखाई। उसमें क्या लिखा हुआ था कि शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका, ये उस बांग्लादेशी कवि की तरफ से भारतीय, जो जिसका वतन ढाका रहा होगा कवि, उसने उसको क्या लिखा था, प्यार के साथ। ये शब्दावली लिखी हुई थी, ये शब्दावली लिखी हुई थी जो उस कस्टम अधिकारी ने किसको दिखाया, सफिया को वो किताब दिखाई। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं, अब उनमें भी वहाँ पर संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, किसके साथ, सफिया के साथ। हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया, फक्र बोलते गर्व के साथ। उस कस्टम अधिकारी से जब सफिया ने पूछा आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरा वतन ढाका है। तो आप यहाँ कब आए, जब डिवीज़न हुआ। उसने क्या जवाब दिया कि जब विभाजन हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर जी को हम लोग बचपन से पढ़ते थे। तब उस कस्टम अधिकारी ने सफिया को बताया कि जब हम 12-13 साल का था, तब से हम नजरुल माने जो बांग्लादेश का क्रांतिकारी कवि है और भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को हम बचपन से पढ़ते थे। ये बातें वो किससे बता रहे हैं, सफिया से बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, वहाँ पर मौजूद कस्टम अधिकारी। जिस दिन हम यहाँ रात आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे एक किताब दी थी। वो पूरी बात बता रहे हैं कि मुझे मेरे मित्र ने ये किताब दी थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस पर लोगों ने क्या क्या टिप्पणी अपने वतन के प्रति लिखी हुई हैं। उस दिन मेरी सालगिरह थी, फिर हम कलकत्ता पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर अब वतन आते जाते थे। ये सारी बातें सफिया को वहाँ पर मौजूद कस्टम अधिकारी बता रहा है। वतन, फिर क्वेश्चन मार्क है। सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा उस पुलिस कस्टम अधिकारी से, मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। फिर उस कस्टम अधिकारी ने बोला मेरा वतन ढाका है और मैं भी विभाजन के बाद यहाँ आया हुआ हूँ। जब विभाजन हुआ था तब यहाँ रहता हूँ, तब से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सफिया जल्दी से बोली। अब क्या बोली ध्यान दें। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया। तब उन्होंने बोला कि पहले इधर ही कस्टम था, अब जगह जगह सामान की जांच होने बैठ गई है, कुछ गोलमाल होने बैठ गया है, इसलिए सामान की ज़्यादा जांचें होने बैठ गई हैं, ज़्यादा सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है। डाब बोला गया कच्चे नारियल के लिए, डाब मानी कच्चे नारियल के लिए बोला गया है। अब थोड़ा प्रसंग उन्होंने एंड की तरफ ले गए, कहानी भी हमारे एंड की ओर जा रही बेटा। वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता था, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब ही की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। किसने बोला ये? उस कस्टम अधिकारी ने।
कि जिस प्रकार यहाँ लाहौरी नमक की पहचान है, उसी प्रकार हमारे यहाँ के डाब कच्चे नारियल की अलग ही पहचान है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगी। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। अब आप कहानी में यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रसंग वो पढ़ा हमने जब नमक को लाने के लिए मन में दुविधा थी, डर था, भय था। और एक प्रसंग हम कहानी के एंड में ये पढ़ रहे हैं जब खुद वो कस्टम अधिकारी उस नमक की पुड़िया को सफिया के बैग में रख रहे हैं और खुद ही उस बैग को ले जा रहे हैं। यानी कि कहानी में क्या क्या प्रसंग हमने पढ़े हैं, क्या क्या सकारात्मक दृष्टिकोण हमने पढ़ा है। आगे पढ़ते बेटा एंडिंग की ओर हमारी कहानी है। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। कौन? वो कस्टम अधिकारी। सफिया सोचती जा रही थी किसका वतन कहाँ है, वो जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। यानी जब सफिया उस अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, अब पुल के सबसे निचले पायदान पर वो कस्टम अधिकारी बैठे हुए थे। उसके मन में सवाल आता है कि किसका कस्टम यहाँ है, यानी किसी का इस ओर है, किसी का उस ओर है, जो ड्यूटी करने का उनका एरिया है। और यहीं पर हमारी कहानी की समाप्ति हो जाती है। अर्थात यहाँ पर ये दर्शाया गया है कहानी के अंत में कि सफिया के द्वारा बड़े सौहार्द भाव से, बड़े प्रेम भाव से, बड़े राष्ट्रीय भाव से, बड़े आत्मीयता के भाव से उस नमक को लाहौर पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाया गया। उसके प्रेम को देखते हुए, उसके सद्व्यवहार को देखते हुए कस्टम अधिकारियों ने भी सफिया की मदद की उस नमक को लाहौर पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाने में। कहने का तात्पर्य ये है कि भावनाएं नहीं बंटनी चाहिए, भावनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो, भावनाएं हमारी जुड़ी हुई होनी चाहिए जिससे कि राष्ट्र का विकास संभव हो सके। तो बेटा ये थी हमारी एक कहानी, बहुत ही मर्मस्पर्शी, मन से जुड़ी हुई। तो बेटा जरूर आपको और हमें इससे कहानी से कुछ सीख मिली होगी। तो बेटा कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न आपका हो तो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।